नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोदी सरकार के समय पर भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने की। हम सब जानते हैं कि भारत की समस्या सदैव से भ्रष्टाचार रही है। अगर जब मुसलमानों ने भारत पर हमला किया था तो भारत के कुछ राजा भ्रष्टाचारी ना होते तो वो उनके साथ ना मिलते, मुगलों के साथ ना मिलते और फिर अंग्रेज़ों के साथ ना मिलते। इन सब के पीछे तो स्वार्थ था। अब स्वार्थ सत्ता पाने का हो या फिर स्वास्थ्य मॉनेटरी लाभ का हो, यानी कि धन लाभ का हो, तो ये बात तो बिल्कुल साफ स्पष्ट होती है कि भारत में भ्रष्टाचार की कभी कमी नहीं रही। आप सोचो, घनानंद जिस समय शासक हुआ करता था उस समय सैलरी दी जाती थी। घनानंद शासक भी सैलरी होता था, लेकिन वो सब अपने जो कर्मचारी महामंत्री और वो रहते थे उनके पणों की, पण उस समय रुपए की जगह पण चलता था, पण यहाँ की करेंसी थी। उनके पणों की जो थैली होती थी उसमें से एक पण चुरा लिया करता था और वो पण ले जाकर गंगा जी के अंदर, गंगा जी के किनारे दाब दिया करता था, ज़मीन में गाड़ दिया करता था। और जो सारथी उसको लेकर जाता था उसकी हत्या कर देता था ताकि उसको पता ना लगे। क्यों? क्योंकि राजा भी सैलरीड होता था, कि राजा भी चुना जाता था। वो अलग बात है कि वंशानुगत जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे वो पहला अधिकार रखते थे, लेकिन राजा बदला जा सकता था। उसका इलस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य था, जो घनानंद को बदलकर सत्ता पर बिठाया गया था। और राजा की चोरी जो वो करता था, इसलिए ही उसको पदच्युत करने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि चाणक्य के पिता चाणनी ने राजा को आईना दिखाया था और कहा था कि ये चोरी नहीं होनी चाहिए, राजा चोर नहीं होना चाहिए। तो चाणनी को भरे चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था। उसका परिणाम ये निकला था कि चाणक्य भागकर तक्षशिला चला गया और वहाँ से फिर वो एक बड़ा, आप सोचो कि तब से भ्रष्टाचार भारत में बना हुआ है। अब मोदी जी की सरकार बनी तो सबसे पहला उनके पास जो काम था वो था भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के विषय में काम करते करते सरकार ने उस समय ये घोषणाएं भी की थी कि विदेशों में काला धन जो जमा था उसको वापस लाया जाएगा। लेकिन सरकार ने प्रयास करने शुरू करे तो मालूम पड़ा यूएनओ का जो रेजोल्यूशन था उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में व्यक्तिगत ट्रीटियाँ उस समय की यूपीए सरकार कर चुकी थी। और उन ट्रीटियों में ये कहा गया था कि ये जो जिन देशों के आपसी संबंध बने होंगे, आपसी ट्रीटियां हो गई होगी, उन देशों में ये नियम लागू नहीं होगा कि वो उनके देश में जमा हुए खजाने को बताया जा सके। परिणाम ये निकला कि सरकार के बहुत प्रयास करने के बावजूद सरकार इस बात में सफल नहीं हो पाई कि वो पुराना धन ले आए। लेकिन हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस जब से ट्रीटियां नहीं हुई तो वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सरकार ले पाती है। और आज की तारीख में विश्व में कहीं भी भारत का कोई भी नागरिक अगर पैसा जमा करता है, भारत की नागरिकता के साथ जमा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने प्राइवेसी रख सके। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है। अब लेकिन सरकारी कर्मचारी को क्या क्या करेंगे? सरकार और प्रशासन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार का मतलब है जो चुनी हुई सरकार बनती है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके पीछे 140 करोड़ की ताकत रहती है। लेकिन प्रशासन तो साल 2 साल में बहुत ज़्यादा किताबों में काम करने की वजह से कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है और वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट के बाद वो एक अधिकारी बनता है और फिर वो राजा के नीचे बैठता है। अब बताइए कि अगर वो भ्रष्ट हो जाए तो 5 साल की सरकार क्या उसका कर सकती है? 5 साल की सरकार जब तक होश में आती है तब तक वो पूरा गैंग मिलकर उसको गिराने की कोशिश करता है, या जो उसके द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं, जो गजट पास किए जाते हैं, जो डेली के रूटीन के काम हैं, उनमें और सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसवा दिया जाता है। और भ्रष्टाचार करता कौन है? और सरकार फंसती। लेकिन मोदी जी ने ये बात तय की थी कि वो इन सब प्रकरणों को ख़त्म करेंगे, वो देश में भ्रष्टाचार को एटलीस्ट ख़त्म करेंगे और ये उनका ये वो पूरी कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो। अब इस प्रक्रिया में ईडी और सीबीआई का महान रोल होने वाला था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। ईडी को विशेष अधिकार दिए गए, सीबीआई को स्वतंत्र हाथ दिए गए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार खुद में हुआ करता था उसके लिए ऑनलाइन रिटर्न की व्यवस्था की गई। और ऑनलाइन रिटर्न की व्यवस्था के साथ साथ
उनके जो अधिकारी चेक करने वाले थे वो एट रैंडम फाइल कहीं भी जाने की व्यवस्था कर दी गई और व्यक्ति को व्यक्ति पहचान ना पाए और ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डील कर ले। नतीजा निकला कि जीएसटी बढ़ रहा है, इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है और लोगों को भी सुविधा हो रही है। जो अधिकारी बीच में खा पी जाता था वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले बड़ी तेजी से पकड़ने शुरू हो गए। आपको याद होगा दिल्ली में एक जज साहिबा और उनके पति को सीट पे रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि आय से अधिक संपत्ति उनके पास थी जज। ये पहला प्रकरण था जब किसी सरकारी अधिकारी को सीट पर रहते हुए उसको गिरफ्तार किया हो सीबीआई ने और उसके पति को गिरफ्तार किया हो सिर्फ इस बात को लेकर कि उनकी आय कितनी थी और संपत्ति कितनी थी। अब एक चीज जो अवधारणा में है वो ये है कि साहब मैं 2 दिन बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर क्या होगा। अभी जो कर सकते हैं वो कर लीजिए और रिटायरमेंट से पहले बच सकते हैं तो बच लीजिए, उसके बाद साहब कुछ नहीं होता, उसके बाद तो पेंशन बन जाएगी। लेकिन सरकार जब करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ऐसा ही एक प्रकरण रेलवे का आया। रेलवे के इस प्रकरण में जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई या जो 2 लोग सामने आए उनको जेल भेज दिया गया। आय से अधिक संपत्ति, उनके रिटायरमेंट के 4 साल बाद उनको जेल भेजा गया। उनको और उनकी बीवी को हुआ क्या कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में श्रीमान जी सीनियर रेलवे ऑफिसर थे। उस समय कुछ कॉन्ट्रैक्ट के काम बांटना उनका काम था। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके साथ मिल गई और कंस्ट्रक्शन कंपनी के उनके साथ मिलने के बाद वो मामला इतना गंभीर हो गया कि वो कंपनी को काम मिलते चले गए और वो काम करती चली गई। टी शिवन्ना नाम के सीनियर डिवीजन पर्सनल ऑफिसर थे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कंपनी का एसेट बढ़ा, उसके साथ साथ टी शिवन्ना का एसेट बढ़ा। टी शिवन्ना की बीवी आर.एन. मंजुला कुमार वो भी एक सीनियर कंसल्टेंट थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थी। अब कौन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में बीवी और खुद रेलवे में, तो आप समझिए उनके एसेट्स बढ़ गए। ये एफआईआर दर्ज की गई कि 2 जनवरी 2005 से लेकर और 2014 यानी कि इस मोदी सरकार के बैठने के तुरंत बाद 29 जून 2014 तक उनका जो एसेट था वो 1,58,00,000 रुपए था, जो कि उनके ओरिजिनल आय का 180% लगभग बनता है। यानी कि उनके पास 88 लाख रुपए की संपत्तियां होनी चाहिए। 88 लाख रुपए उन्होंने कमाए और 1,58,00,000 की उन्होंने संपत्ति खरीदी। ऐसे मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई, काम शुरू हुआ, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था एम नारायण स्वामी, वो भी उसमें फंस गया। सीबीआई ने केस फाइल कर लिया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। शिवन्ना के पास कोई जवाब नहीं था, शिवन्ना के पास कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं था कि वो पैसा कहाँ से लाए। लेकिन ये प्रूफ हो गया कि उन्होंने इस बीच में जो उनके पास धन था वो 1,58,00,000 रुपया था, जबकि 88 लाख से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और ये भी सामने आ गया कि एम नारायण स्वामी, जिसकी की कंपनी आदित्य बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसका वो पार्टनर है, उसके माध्यम से वो पैसा लगाया गया है। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे देश में बहुत बड़ा लाइजनरों का एक गैंग तैयार हो गया है जो सिर्फ पॉलिटिशियंस का और सरकारी कर्मचारियों का पैसा सिर्फ सेटल करता है तब तक के लिए जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। उनके रिटायरमेंट के बाद उनको उनका हिस्सा दे दिया जाता है और इस बात के लिए 30-35% खाता है। तो वो उनकी संपत्ति भी बढ़ती है, एसेट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट होता है और बाद में अधिकारी के कर्मचारी के रिटायर होने के बाद वो उसको पैसा दे देता है, उसके घर बना कर दे देता है, उसके कहीं विदेश में व्यवस्था है, कुछ ना कुछ कर देता है। इस प्रकार लोगों ने व्यापार के रूप में भ्रष्टाचार का पैसा खर्च करना और उसको लगाना, ये भी एक व्यवसाय बन गया है। ऐसी परिस्थिति में जब इनकम टैक्स ने और सीबीआई ने उनका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो एम नारायण स्वामी, जिनके माध्यम से ये पैसा सब लगाया गया था, एम आर मंजुला कुमार जो कि उनकी पत्नी हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं और उनको जो सैलरी मिलती थी और जो वो विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी या जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थी, उनकी सहायता से ये सब कुछ किया गया। उन पर केस फाइल हो गया, वो रिटायर हो गए। ऐसा होते होते रिटायर होने के बाद एविडेंसेस कोर्ट में प्रेजेंट हुए। सीबीआई की स्पेशल जज ने उनको जेल भेज दिया। 4 साल की उनको जेल बताएगी, 1 लाख रुपया जुर्माना
और उनकी पत्नी को 1 साल की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना, उनको 4 साल की जेल और 5 लाख रुपया जुर्माना, और ये जो एजेंसी के रूप में एम नारायण स्वामी काम कर रहे थे, इनको भी जेल और जुर्माना। ये सब कुछ उनकी नौकरी खत्म होने, रिटायरमेंट के काफ़ी वर्षों बाद ऐसा हुआ। आप सोचिए कि अब ये हो गया है कि अगर आप रिटायर भी हो गए हैं तो भी आपको जेल भेजा जाएगा, आपको हिसाब रखना ही होगा। और मेरा मानना तो है कि इसको दूसरे तरीके से लेना चाहिए। व्यक्ति के रिटायर होते समय पेंशन बांधने से पहले एक नो ड्यूज रिपोर्ट लगनी चाहिए, जो कि उनके एसेट्स, उनके परिवार के एसेट्स, उनकी कमाई, और उस पर एक फुल इन्वेस्टिगेशन हो कि उनके पास रिटायरमेंट के समय वो और उनके परिवार के पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति उनकी आय के प्रोपोर्शन में है, उसका हिसाब किताब उनके पास है कि नहीं है। और रियल में वो जो अगर ये बताते हैं मेरे बेटे ने कमाया है, ये बताते हैं कि मेरी पत्नी ने कमाया है, ये बताते हैं कि मेरे नाती पोतों ने कमाया, जो भी है उनके इनकम टैक्स रिटर्न देख लिए जाएँ, उनका सारा हिसाब देख लिया जाए, और उनका सारा हिसाब देखने के बाद बता दिया जाए कि भाई आज रिटायरमेंट के टाइम पर इस व्यक्ति के पास इतने इतने पैसे होने चाहिए। क्योंकि लड़के ने भी व्यापार शुरू किया होगा तो इन्वेस्टमेंट आपने ही किया होगा, तो वो आपका ही इन्वेस्टमेंट मानकर उसकी प्रॉफिट उसने उसके इनकम टैक्स जमा करना शुरू किया होगा। नाती पोते, भाई बहन, पत्नी, जिसने भी किया होगा, सबके नंबर 1 के कागज आने चाहिए। उससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक का डेटा होगा। जो कोई भी नौकरी करेगा, उनके बच्चे अगर कुछ काम करेंगे, उनके परिवार के लोग कुछ काम करेंगे, तो उनको नंबर 1 में सब कुछ दिखाना पड़ेगा। नहीं तो अगर उन्होंने नंबर 2 में कुछ भी खरीदा है तो पूरे परिवार की इनकम के रूप में उसको काउंट किया जाएगा, और वो जो सरकारी कर्मचारी है उससे उसका हिसाब मांगा जाएगा, माना जाएगा कि आपने किया। दूसरा लाभ उससे ये होगा कि कुछ भी धांधली करने से पहले 100 बार सोचना होगा, और 100 बार सोचने के बाद ही कोई निर्णय कर सकते हैं कि पैसा कहाँ जाए। मुझे लगता है उसके बाद ही पेंशन बननी चाहिए, और अगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो मुकदमा फाइल होना चाहिए और केस चलना चाहिए। नहीं मिलती है तो नो ड्यूज या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जाए, और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दी जाए। इंडिपेंडेंट एजेंसी उनसे नहीं मिलेगी ऐसी उसकी प्रतिज्ञा हो, और उनकी मिलीभगत ना हो पाए ऐसा व्यवस्था हो। इस पर पता लगने पर वो जो एजेंसी है उसका भी काम छीन लिया जाएगा, जो कि सर्वे करेगी, उनकी स्थिति का मुआयना करेगी और जमा करेगी, और कोर्ट में मामला जमा होगा। बिना कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के उसका कोई काम नहीं होना चाहिए। ये जो क्लैरिफिकेशन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह ही किसी एक इंडिपेंडेंट वो बनना चाहिए, जहाँ पर एसेट्स किसके हैं, व्यक्ति कौन है, ऐसा पता नहीं लगना चाहिए, केवल उसका हिसाब उसके पास जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हम कुछ भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सफल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।